नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं D+B NIS एक्सप्लेनर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं NIS DLED कोर्स नंबर 501 का ब्लॉक फर्स्ट। इससे पहले आपका कोर्स 506 कंप्लीट करवाया जा चुका है। तो देखिए, ये जो एक्सप्लेनर वीडियो सीरीज़ है ये एक्चुअली D+B NIS फ्री पैकेज का ही एक पार्ट है। टोटल इसके 3 पार्ट में हमने आपको प्रोवाइड करवाया। सबसे पहले हमने आपको दिया था ये D+B NIS समरी नोट्स कहीं या बुक कहीं, ये हमने आपको PDF फॉर्म में दे दी थी। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। उसके बाद में आपकी डिमांड आई कि सर जो MCQs हैं वो भी प्रोवाइड करवा दीजिए जिससे हमारी प्रैक्टिस बेटर हो। तो हमने आपको ब्लॉक वाइज MCQ भी प्रोवाइड किया। हर ब्लॉक से 500 से 800 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिससे बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी हो गई। उसके बाद डिमांड आती है कि सर नोट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आती क्योंकि नोट्स शॉर्ट में होते हैं, तो इसके लिए एक्सप्लेनर वीडियो दे दीजिए। तो इसलिए आपकी ये एक्सप्लेनर वीडियो सीरीज़ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको फ्री में। तो चलिए, अच्छा, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी तक ये PDF या MCQs नहीं मिले होंगे। वो इस नंबर पे अपना नाम और रिक्वायरमेंट लिख के भेज दीजिए, आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे कि सर बुक हमें परचेज़ ही करनी है, PDF से नहीं पढ़नी, तो वो जाके अमेज़न या फ्लिपकार्ट से जाके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो JTB नगर वगैरह में ये बुक स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इस ब्लॉक के अंदर टोटल 4 यूनिट है। पहली यूनिट इंडियन एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम सेकंड। पहले में क्या है, प्री इंडिपेंडेंस एरा है, ठीक है। वैदिक काल से जब तक हम ब्रिटिश काल तक सारे जितनी भी हमारी थ्योरीज आई थी, थ्योरीज कह रहा हूँ, कमेटी आई या कुछ कोई आयोग आया, वो सारे इसके अंदर है, कमीशन आया। फिर आता है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है, इससे पहले तक जो NEP आई है, इससे पहले तक जितने भी आए थे वो सारे इसके अंदर कवर किए गए हैं। फिर एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट, ये कवर कर लेंगे। और फिर चौथे पे है जो UE का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उनको बात कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट यूनिट में वही है, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन किस तरह की थी, ठीक है। वैदिक काल से शुरू होके फिर आपका आगे तक लास्ट तक गए हैं, ठीक है। सार्जेंट रिपोर्ट तक आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम करेंगे एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, उस टाइम पे किस तरह से पढ़ाई होती थी। तो पहले तो आप ये कोड पढ़ लो, नॉलेज इज़ द थर्ड आई ऑफ एन इंडिविजुअल। आपका डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ से लिया गया है कोड, तो ये आपका रेफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन स्टार्ट विद उपनयन संस्कार। देखो, हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अंदर या हिंदू आप कहें रिलीजियन के अंदर कई संस्कार हैं, ठीक है, जिससे कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है। तो जिससे जब से आप एजुकेशन किसी भी बच्चे को मिलनी शुरू हो जाती थी तो वो उपनयन संस्कार हो जाता था, ठीक है। उससे उसका वो संस्कार हो जाता था तो उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती थी। और उस समय भी हमारी को एजुकेशन थी, ठीक है, को एजुकेशन थी। ऐसा नहीं था कि लड़कियों को अलग पढ़ाया जा रहा है और लड़कों को अलग पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब कि इंडिया के अंदर गर्ल्स को एजुकेशन देना शुरुआत से ही एक तरह से आप ये कहेंगे कि मैंडेटरी था, ठीक है। अब उसके अंदर देखेंगे तो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में स्कॉलरली वुमेंस के, गार्गी, एत्री, कौशल्या, तारा, द्रौपदी, ये सारी हैं आपकी, ठीक है। अब देखिए, एजुकेशन आप हर किसी को देते थे, लेकिन उसके 2 लेवल हो रहते थे। एक तो होता था कामकाज करने के लिए, जो मिनिमम लेवल है कि आपका डेली का काम जो हो जाए, उसको तो आप लोअर लेवल एजुकेशन कहते थे। एक होता था जो हायर लेवल एजुकेशन, जिसके अंदर आपको ग्रामर पढ़ाई जाती थी, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, मैथमेटिक्स, वेदास, लॉजिक, पॉलिटी, साइंस ऑफ वॉर या फाइन आर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमारी एक्चुअली 4 स्टेजेस के अंदर जो हमारा जीवन काल था इसको बांटा था, जिसके अंदर 100 साल का अगर कोई व्यक्ति है, मतलब 100 साल माना गया था, जिसमें पहले 25 साल उसके रहेंगे ब्रह्मचर्य, जिसके अंदर वो अपनी एजुकेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेगा। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम इसको कहा गया, ठीक है। और उसके बाद में इस टाइम पे वो कुंवारे रहते थे, 25 साल के बाद में वो शादी करेंगे। उसके बाद में उनका स्टार्ट होता है गृहस्थ आश्रम। उसके बाद में आता है वानप्रस्थ आश्रम। जब वो 50 साल के हो जाते तो उस टाइम पे रिटायरमेंट ले लेते 50 साल के, तो वो रिटायर्ड लाइफ हो जाएगी। और फिर जब 75 साल के हो जाएंगे तो वो संन्यास आश्रम में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल ये 4 आश्रम थे, ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों को जो
आप ये कहेंगे स्टूडेंट्स थे वो अपना गुरु और अपना सब्जेक्ट लेने के लिए फ्री थे, ठीक है, कि हम किस गुरु से पढ़ेंगे और किस सब्जेक्ट से पढ़ेंगे वो फ्री थे, कुछ एक इंस्टेंस को छोड़ के, कि जैसे मान लो कोई राजगुरु है तो उसके पास में राजा के बच्चे ही पढ़ते थे, बाकी जगह ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल आप कहीं पे भी जाके पढ़िए वो फ्री थे, ठीक है। जैसे कि ये बारटी के अंदर है कि जो बच्चा जाए जिस स्कूल में जाए जाके पढ़ सकता है, ठीक है, वैसे ही होता था। फिर आपका हो जाता एजुकेशन। एजुकेशन कैसे देते थे? अब देखो रिटर्न डॉक्यूमेंट तो कुछ होते नहीं थे, तो गुरु शिष्य को सिखाता था, शिष्य फिर आगे अपने शिष्यों को सिखाता था, इस तरह से। यानी कि वो केवल बोलते थे, वो याद करते थे, वो उसी याद करी हुई चीज़ों को वो आगे सिखाते थे। तो मैकेनिकल ट्रेनिंग होती थी मेमोरी के लिए, ठीक है। तो वेदास वो आप ये कहेंगे कि रिटर्न नहीं थे, जो उनको वेदास थे वो उनको याद ही करते थे और वो फिर जनरेशन्स तक उनको सिखाया जाता था। और लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस था सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, एजुकेशन इस तरह से देखा जाता था, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ गुरु क्या था? गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम क्या था? हॉस्टल होते थे, ठीक है। हॉस्टल के अंदर ही बच्चे वहीं पे रहेंगे, वहीं पे कामकाज करेंगे और वहीं पे उनसे शिक्षा लेंगे गुरुओं से, यानी कि 25 साल तक वो वहीं रहता था, ठीक है। और ये जो शिक्षा थी ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी, उनको वहाँ पे रहते हुए कोई कुछ गुरु को पे नहीं करना पड़ता था, या ऐसा नहीं होता था आज फीस नहीं आई आपकी, आज फीस लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। दोनों जो भी चाहे कोई अमीर हो, ऐसा भी नहीं होता था कि नहीं जी हम तो अमीर हैं, हमारा बच्चा अप डाउन कर लेगा डेली, ऐसा नहीं था, वो भी वहीं रहेगा, ठीक है। फिर क्या था? वहाँ का जो फाइनेंस होता था, अब गुरुकुल का होता कितना था, जब इतने शिष्य होंगे तो करेंगे कैसे, तो वो मधुकरी लेते थे। मधुकरी क्या था? वो भिक्षा आप कह सकते हैं, ठीक है, भिक्षाम देही, वो उसको मधुकरी कहा जाता था, जो शिष्य घर घर जाकर लेके आते थे कि गुरुकुल सिस्टम के लिए हमें चाहिए, जिससे उसके अंदर ह्यूमिलिटी आती थी बच्चों के अंदर। हो सकता है बहुत सारे ऐसे राज परिवार से हों, ये भी हों, तो वो जाके जब ये मधुकरी लेकर आते थे तो उनके अंदर ह्यूमिलिटी आती थी, तो ये चीज़ होती थी। इसके अलावा विद्यादान को बेस्ट दान माना जाता था, लोग देते भी थे और बहुत सारे डोनेशंस भी मिलती थी उनको किंग्स के द्वारा, या फिर कोई जो शिक्षा के उसके अंदर बढ़िया काम कर रहे हैं उनके द्वारा डोनेशंस मिलती थी आपके गुरुकुल्स को, ठीक है। और ये अच्छी चीज़ मानी जाती थी। फिर लास्ट में जब बच्चे की हो गई, ठीक है, अब शिष्य अपनी मर्जी से गिफ्ट देता था गुरुकुल को, वो गुरु को देता था, वो गुरु दक्षिणा होती थी। देखो मधुकरी किसके लिए ले रहे थे? मधुकरी ले रहे थे गुरुकुल के लिए, लेकिन अब गुरु ने इतनी मेहनत करी है, कुछ भी किया है, तो वो अपने उससे कि हाँ भाई आज हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, तो पूरी होने के बाद में वो गुरु दक्षिणा देते थे, ठीक है। अब गुरु कौन होते थे? देखिए गुरु मेनली हमारे प्रूवन स्कॉलर होते थे, प्रूवन मास्टर होते थे, और वो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन होते थे, जिससे वो थोड़ा सा धर्म वगैरह के बारे में भी बच्चों को बता सकते हैं एक्चुअल में क्या चीज़ है। आज की तरह नहीं कि कोई भी आके कुछ भी बता रहा है, चाहे वो धर्म हो या फिर उनकी पढ़ाई के बारे में हो, तो ये चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है, एक स्टे मॉनिटरल सिस्टम चलता था। इसमें क्या होता था, या तो टीचर का बेटा या कोई ओल्ड सीनियर टीचर, जो भी सीनियर होगा वो एज अ टीचर करेगा, यानी कि जो अभी पीपल टीचर की आप ट्रेनिंग करते हो ना, ये भी वहीं पे हो जाती है स्कूल में, कि उनको सिखाया जाता था वहीं पे स्कूल में, क्योंकि वो भी उनके एजुकेशन का ही पार्ट है। जैसे आपने डीएलएड किया, बीएड किया, जो भी किया, तो आपके एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, तो ये वहीं पे गुरु सिखाता था कि आपको इस तरह से बताना है, ये करना है, तो वो एज अ टीचर वहाँ पे उनको दिखता था। तो जो ये पीपल टीचर वाली जो चीज़ थी ये वहीं हो जाती थी। उसके बाद में मनु का जब पीरियड आया तो वहाँ चतुर्ण वर्णों की बात करी गई, जिसमें जो सोशल ऑर्डर बन गया वो फैमिली प्रोफेशन से बनाया गया, ठीक है। 4 वर्ण बनाए गए जो पहले प्रोफेशन में थे, फिर वो बाद में आ गया। जब प्रोफेशन थे तो जो गुरु था, अब वो गुरु का बेटा चाहे एबल हो या ना हो, ठीक है, लेकिन आगे ब्राह्मण में वो पैदा हो गया तो वही गुरु बनेगा, वही आपको धर्म ज्ञान की बातें बताएगा। तो ये वाली चीज़ आ गई थी ये मनु पीरियड के दौरान, ठीक है। चेंज आई, शुरुआत हुई प्रोफेशन से, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग 4 वर्ण बांटे गए। उसके बाद में फिर इसको सोशल ऑर्डर ही लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी गुरु की? पहली बात तो रोल होता था उसका, टीचर होता था, स्कॉलर होता था,
मिशनरी होता था, जैसे बाद में मिशनरी का मतलब होता है जो धर्म प्रचारक होते हैं, ठीक है। जैसे बाहर से भी आई थी मिशनरी जब ब्रिटिश इंडिया का रूल आया, ठीक है। उन्होंने जो ये आपके चर्च के साथ स्कूल खोले थे जहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई होती थी, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम, ठीक है। एक फ्रेंड फिलोसोफर होता था और एक गाइड होता था, ये था उसका रोल होता था। अच्छा, टीचिंग मेथड क्या था? ओरल इंटरेक्शन रहता था, ओरली ही बच्चों को पढ़ाया जाता था, ठीक है। आपके और क्या होते थे? लेक्चर्स होते थे, डिस्कोर्स होते थे, डिबेट होती थी, डिस्कशन होते थे और रेसिटेशन होता था। रेसिटेशन से जनरली लर्निंग होती थी, याद करते थे, कंठस्थ करते थे उन चीज़ों को, ठीक है। कोई टर्मिनल एग्ज़ाम नहीं था कि भैया हर साल एक एग्ज़ाम हो रहा है या इस तरह का हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन था, सारी चीज़ों को देखा जाता था, सारी चीज़ों के बारे में कभी भी एग्ज़ाम ले लिया जाता था, या कोई भी एक उनके लिए एक चुनौती पेश की जाती थी जिसमें बच्चे करते थे उनको, ठीक है। और उसको फिर बाद में बढ़ाया जाता था, और जब वो 25 साल के हो जाते थे उस टाइम पे उनकी शिक्षा पूरी। इस तरह से कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं किया जाता था। गुरु बस कहता था कि भैया हो गया है, कोई इशू की बात नहीं है, चलो आपकी शिक्षा पूरी। अब जो बच्चा होता था अपनी तरफ से उनको गुरु दक्षिणा दे देता था और अब उनका काम खत्म। फिर आता है बौद्धिस्ट पीरियड। बौद्धिस्ट पीरियड में अब हायर एजुकेशन लर्निंग इंस्टीट्यूशन बने मोंटेसरी और टेम्पल्स में। इस टाइम पे बहुत हायर बने। वहाँ पे क्या था कि एक सिंगल आपका गुरुकुल होता था या ये होता था, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनी है, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला वगैरह। और इनमें जो एडमिशन होता था, ऐसा नहीं था कोई भी आओ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। उस टाइम पे एंट्रेंस टेस्ट होता था, इसलिए देश विदेश से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, ठीक है। तक्षशिला, नालंदा का तो आपने बहुत ज़्यादा नाम भी सुना होगा, ठीक है। उसी ये समय कौन सा था? अशोका के दौरान, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये इन्होंने बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म था वो बहुत ज़्यादा फैलाया था। तो उस टाइम पे ये जो पढ़ाई वगैरह थी ये भी बहुत ज़्यादा आप ये कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने करवाई। फिर आपका इस्लामिक पीरियड आया। इस्लामिक पीरियड में दो तरह के एजुकेशन सिस्टम थे, एक तो था मकतब, एक था मदरसा। मदरसा मेनली था हमारा हायर एजुकेशन के लिए, और मकतब थे जो प्राइमरी वगैरह या लोअर एजुकेशन है उसके लिए मकतब होता था हमारा, ठीक है। और मोस्क जो मस्जिद थे उसके अंदर रिलीजियस इस्लामिक एजुकेशन दी जाती थी, किनके द्वारा? मुल्ला और मौलवीज़ के द्वारा। जो पहले काम गुरु का होता था वो मुल्ला और मौलवीज़ ने शुरू किया, ठीक है। फिर आपका प्रोफेशनल टीचर और ये चीज़ें हैं, एक वो किस तरह का होना चाहिए ये उसके बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप कर ही लोगे, ठीक है। फिर आपका है कि जब भारत से ब्रिटिश काल आना शुरू हुआ, ठीक है, तो क्या 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 चीज़ें हुई? सबसे पहली बात तो ये हुई कि जब वो आए भी नहीं थे पूरी तरह, मतलब उन्होंने इंडिया पे राज करना शुरू नहीं किया था, अपने साथ मिशनरी लाए थे, जिसमें उनका मिशनरीज का मेन काम था वो अपने धर्म की बात करते थे कि ठीक है क्रिश्चियन। अगर आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह के अंदर आओगे तो आज भी बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बने हुए। क्रिश्चियन कैसे बन गए? क्योंकि यहाँ मिशनरीज आए, उन्होंने लोगों के बीच में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में काम किया। अब जो आपके लिए कोई काम करेगा तो आप तो उसकी तरफ झुकोगे। तो यहाँ पे जो ट्राइबल्स लोग थे उन्होंने खुशी खुशी क्रिश्चियन जो धर्म था वो अपनाया, ठीक है। और उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर जैसे मैंने बताया हेल्थ और एजुकेशन पे काम किया। तो एजुकेशन में वो क्या करते थे? वो स्कूल खोलते थे, या जैसे आज भी आपने सुना होगा सेंट जॉन स्कूल हो गया, या ये जो हो गया ये मिशनरी के द्वारा खोले हुए स्कूल्स हैं। जो चर्च वहाँ पे सारी पढ़ाई किस में होती थी? इंग्लिश में होती थी। उससे पहले क्या होता था कि आपकी जो टेम्पल्स में होती थी वो संस्कृत में होती थी, मदरसा के अंदर पर्शियन या अरेबिक में होती थी। ये चीज़ ख़त्म कर दी उन्होंने, ठीक है। मतलब ख़त्म क्या कर दी, उनको आता ही नहीं था, वो अपने मिशनरी में वो पढ़ाते थे, ठीक है। फिर एक मेजर जो चीज़ थी, सबसे बड़ी चीज़ आप कहोगे कि कोई एक्ट आया या कुछ भी आया, वो आया था 1813 में जो पहला था, ठीक है। इसको चार्टर्ड एक्ट नाम दिया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, उन चीज़ों के ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो चार्टर एक्ट में सबसे पहले तो क्या था? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि 1 लाख हम हर साल देंगे शिक्षा को करने के लिए, यानी कि इसकी फाइनेंसिंग कितनी थी? 1 लाख रुपए हर साल, ठीक है। और इसको 20 साल बाद बदला जाएगा, यानी कि 1813 है तो 1833 तक ये एक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी है हर 20-25 साल में बदली जाती है, इसी तरह से ये भी था, ठीक है। फिर आपका
प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड नॉलेज ऑफ साइंसेज वगैरह को प्रमोशन दिया जाएगा। फाइनेंस कहाँ से आएंगे, क्वीन अरेंज करेगी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रिस्पॉन्सिबल बनाई गई एजुकेशन के लिए। आपको पता है ना 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही था। उसके बाद में जब विद्रोह हुआ फिर ब्रिटिश एम्पायर के अंडर इंडिया आया, है ना। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी, तो उनको ये चीज़ कही गई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आपका आता है मैकाले मिनट। ये सबसे बेकार आप ये कहेंगे, ये उनमें से था। इसको जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे हमारे थे विलियम बेंटिक, ठीक है। और ये जो मैकाले थे ये 4 साल भारत में रहे और ये घृणा करते थे बहुत ज़्यादा भारतीयों से। इस बात को ध्यान समझ लेना। तो इनका एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये 4 साल रहे, 4 साल में इन्होंने बहुत भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं अपने। अगर आप इनकी किताब पढ़ेंगे ना, हमने तो पढ़ी है, मैंने पढ़ी है लिटरली इनकी बुक, और बहुत बेकार बेकार चीज़ें लिखी हुई हैं। छोटी छोटी बच्चियों के बारे में बहुत बेकार बेकार चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब ये एजुकेशन सिस्टम बना के लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो नेटिव लैंग्वेज में जो था अरेबिक और संस्कृत, अभी देखिए इंग्लिश कहाँ था, केवल मिशनरीज में पढ़ाया जाता था। लेकिन अब इन्होंने कर दिया कि नहीं, आपके जो स्कूल की जो एजुकेशन होगी वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, अरेबिक और संस्कृत को काटो, ये कुछ है ही नहीं, इनको ये कहा। और इन्होंने कहा हम हर किसी को नहीं पढ़ाएंगे, हम हर किसी को नहीं पढ़ाएंगे, हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी करेंगे। ये इनकी क्या पॉलिसी थी, ऊपर ऊपर हायर क्लास को पढ़ा दो, उसके बाद में छन छन के वो नीचे तक पढ़ा देंगे। जिसको पढ़ाना होगा वो अब गरीब तबकों को फिर पढ़ा देंगे। यानी हायर क्लास को आप पढ़ा दो, वो मिडिल क्लास को पढ़ाएंगे, मिडिल क्लास फिर लोअर क्लास को पढ़ाएंगे। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। और इस तरह की ये चीज़ें लिखते थे कि एक सिंगल शेल्फ जो गुड यूरोपियन लाइब्रेरी का है वो इंडिया के लिटरेचर, इंडिया और अरेबी लिटरेचर से बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। इन्होंने ऐसी बात कही थी, ठीक है। बहुत सारे मतलब अलग अलग चीज़ें थी। इंडिया के जो लाइब्रेरी थे वो जलाए गए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हुई थी, ठीक है। फिर इनका मानना क्या था कि इंडियन जो होंगे वो ब्लड और क्लच से तो इंडियन रहेंगे, ठीक है, लेकिन उनके मोरल्स, उनके ओपिनियन और उनके टेस्ट है ना, उनको इंग्लिश बना दो आप। उन्होंने ये माना, ठीक है, जो कि हुआ भी इंडिया के अंदर। इतना ज़्यादा जब एजुकेशन इस तरह से दी गई तो वो इंडिया के अंदर वो चीज़ हुई भी। फिर आपका आता है वुड डिस्पैच 1854 में। आया समझ में, जैसे बताया था लगभग 20 साल बाद के बाद आया 1813, ठीक है। उसके बाद में जब वो आ गए थे तो 1835 में भैया उनका आ गया था। उसके बाद में फिर आपका आना था 1855 में, तो 1854 के अंदर ही आपका आ गया। इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ों के बारे में बात की गई थी। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ये था कि हमें पब्लिक सर्वेंट, अब बाहर से ही ब्रिटिश आकर इंडिया को नहीं चला सकते। तो इन्होंने कहा कि नहीं, यहीं से इस तरह के लोग निकालो जो कि पब्लिक सर्वेंट बन सके, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ अ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब जो पिछले उसके अंदर इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा था और वो चीज़ हो रहा था, उसको ख़त्म किया गया। इन्होंने कहा प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में करो, ठीक है। हायर एजुकेशन जो होगी वो बोथ में रहेगी, एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज में रहेगी। देखिए अब वर्नाकुलर लैंग्वेज होती हैं जो लोकल लैंग्वेज से रहती हैं, ठीक है। कॉलेज की जो एजुकेशन रहेगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने और क्या किया, चलो नीचे कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन उन्होंने कहाँ कहाँ खोले थे, देखो अब ये 5 प्रोविंस थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और फिर आपका 2 नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। इन 5 में आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन खोले गए और इसी टाइम पे शुरुआत हुई। अभी तक आपको पता होगा कहीं नहीं कहा गया कि भाई डिग्री वगैरह दो, यहाँ इसने रिकमेंड किया कि डिग्री वगैरह होनी चाहिए, डिग्री वगैरह आप प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हुए। फिर पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। कहाँ पे खोली गई इंडिया की पहली 3 यूनिवर्सिटीज़, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया था, पहले अगर करोगे तो तक्षशिला, नालंदा वगैरह थी वो, ठीक है। तो उसके अलावा वो, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गई थी टाइम के साथ में, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ खोली थी इन्होंने कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में, ठीक है। अच्छा, दिल्ली वगैरह और वहाँ क्यों नहीं खोली गई अगर आप देखोगे तो, क्योंकि भाई वो इनके अंडर नहीं आता था। फिर क्या होता है कि
अच्छा, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी कि इन्होंने कहा कि नेटवर्क हो स्कूल्स का, जैसे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे स्कूल्स हों, हायर स्कूल्स हो, इंटरमीडिएट कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हो, ये बातें इन्होंने कही, एलिमेंट्री स्कूल्स हों, ये वाली चीज़ कही। वीमेन एजुकेशन के बारे में बात की इन्होंने। फिर इन्होंने टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के बारे में बात की भी, कि हर किसी को आप टीचर नहीं बना सकते, उनका एक प्रॉपर उनको पढ़ाएंगे कि किस तरह से पढ़ाना है और वो सारी चीज़ करना है। लेकिन ये ज़्यादा रिकमेंडेशन पूरी तरह नहीं चली, क्योंकि आपको पता है कि क्या हुआ कि 1857 में हो गया विद्रोह। जैसे ही विद्रोह हो गया तो अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो तो चली गई, और जो ब्रिटिश क्राउन था उसने इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस कुछ जगह जहाँ मिशनरी वगैरह थे वो जो थे वो एजुकेशन, वहाँ तो ये रिकमेंडेशन मानी गई, बाकी कहीं नहीं, बाकी ये इस तरह ही गया। तो ये फेलियर इसका हुआ, प्लानिंग में कोई फेलियर नहीं था, प्लानिंग में ठीक था प्लानिंग। लेकिन जो मेन फेलियर हुआ वो हुआ यहाँ पे, जब आपका इम्प्लीमेंटेशन की बात आई। ठीक है, इट डिड नॉट सिंसियरली प्रमोट यूनिवर्सल लिटरेसी, इसने ये भी नहीं किया। फिर ठीक है, फिर आपका आता है हंटर कमीशन। अब हंटर कमीशन आता है एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्पैच, कि वुड डिस्पैच का जो 1854 का था इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, इस तरह की ये जो चीज़ें थी, इसके लिए हंटर आयोग आया था। अब ये पहला आयोग था या कुछ भी कहें जिसने बात की थी वोकेशनल एजुकेशन की। इसने कहा था कि दो स्ट्रीम बनाई है हाई स्कूल्स की, एक तो होगी जो एजुकेशन देगी, दूसरी होगी जो कमर्शियल या वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन देगी, और इसके ऊपर काम किया ही नहीं गया। इनफैक्ट आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भैया इसको कर दें, और उस टाइम पे तो इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था कि अरे क्या सिखा रहे हैं, कि क्या करवाएंगे, ये चीज़ें तो जरूरी थोड़ी है, वोकेशनल एजुकेशन स्कूल में जाके ही सीखेगा बच्चा। ठीक है, तो ये तो घर पे ही हो जाएगा, जिसको उस तरफ जाना होगा वो होगा, और इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया बिल्कुल ही। ठीक है, फर्स्ट टाइम हुआ था जिसमें डाइवर्सिफाई किया गया था स्कूल करिकुलम का, और इंट्रोडक्शन किया गया था वोकेशनल एजुकेशन को, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल अनदेखा किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। तो हंटर आयोग के बारे में ये तीन महत्वपूर्ण बातें ही थी मेनली, कि दो स्ट्रीम हाउस का करा गया था और ये वुड डिस्पैच के लिए लेकर आया गया था। ठीक है, फिर आपका आता है यूनिवर्सिटी कमीशन 1904। देखिए अभी इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कमीशन अपॉइंट हुआ 1902 में, जिसकी अपनी रिपोर्ट आई 1904 में। 1904 से ये लागू हो गया था। उसमें क्या चीज़ होता है, उसके अंदर हमारा होता है कि भैया रिकॉग्नाइज़ करेंगे, जैसे यूजीसी की वो होता है ना, रिकॉग्नाइज़ करती है, इस तरह से ये रिकॉग्नाइज़ करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को। और अब इन्होंने सेकेंडरी स्कूल, आपने सुना होगा बहुत समय तक ऐसा था कि 11वीं 12वीं ये आपकी कॉलेजेस में होती थी। ठीक है, उसके बाद में इसको वापस स्कूल्स के अंदर लाया गया। तो ये तभी से शुरू हो गया था कि भैया आपका सेकेंडरी जो स्कूलिंग होगी वो आपकी कहाँ होगी, वो आपकी होगी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ठीक है, और यूनिवर्सिटी एक्ट आपका लाया गया था, जिसके अंदर स्कूल रिकॉग्नाइज बाय स्कूल्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा 1904 के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर आपका आता है सैडलर कमीशन। देखो सैडलर कमीशन आता है 1917 में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है इसको। अब देखिए अभी तक आपका क्या था कि जो 10वीं थी या ये थी, ये तो आपका किसके अंदर आ रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ कहा गया +2 का ये कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, +2 आपको पता होगा बहुत सारे, अगर आप अभी देखोगे +2 होती है, +2 कहा जाता है 12th। तो ये कंसेप्ट लाया गया कि इंटरमीडिएट, आप सेकेंडरी वाली को तो अलग रखो, और इंटरमीडिएट आपका जो होती है, इंटरमीडिएट कौन सी, जो मैट्रिक होती है, इसको 10वीं को तो मैट्रिक बोलते थे। ठीक है, इंटरमीडिएट के अंदर आपका जब 11th 12th होता है तो यहाँ अलग से आप शाखाएं खोलो, जैसे आज आप आर्ट्स साइंस वगैरह देख रहे हो, तो ये उस टाइम पे सोची गई थी ये चीज़। ठीक है, और इस वजह से उसका जो एजुकेशन होगी वो अलग अलग रहेगी, इस हिसाब से आपकी बाइफर्केशन हो जाएगी, और आपका बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी एक सेटअप होगा, जैसे आज CBSE वगैरह है, इस तरह से इसके लिए एक अलग एजुकेशन का बोर्ड सेटअप किया जाना चाहिए। तो ये वाली बात की गई थी सैडलर कमीशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आपकी आई हार्टोग कमेटी। हार्टोग कमेटी में देखिए क्या था। अब जो काम एक्चुअली हंटर कमीशन ने किया था ये उसी तरह का काम करके लेके आया था। पहले तो ये अपना रिव्यू कर रहे थे कि भैया एजुकेशन हमने कितना क्या काम किया है। ठीक है, उसके बाद में फिर इन्होंने दो तरह की बातें की। एक तो ये कहा कि मिडल स्टेज के अंदर अगर देखा जाए तो आपका जो करिकुलम होना चाहिए वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, कुछ गिनी चुनी चीज़ें पढ़ा रहे हैं आप, उससे और ज़्यादा पढ़ाइए। उसके बाद में जो आपका 1929 की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह शुरू हो गया था। तो इन्होंने कहा कि भाई एंड ऑफ मिडल स्टेज में जो बॉयज़ हैं उनको इंडस्ट्रियल या और कमर्शियल करियर
के लिए उस तरह की एजुकेशन उनको दी जाए जिससे वो टेक्निकल कुछ सीख सकें और जिससे वो कुछ आगे बना सके या पढ़ सके या कुछ काम कर सके, उसके लिए उनको तैयार किया जाए, ये वाली चीज़ थी। और एंड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि सेकेंडरी टीचर्स थी, इनकी ट्रेनिंग और इनकी सर्विस कंडीशन थी, इसके ऊपर बातें की गई और इसकी जो शर्तें थी वो बनाई गई। ठीक है, फिर आपकी आती है सापड़ू कमेटी। सापड़ू कमेटी आई थी 1934 के अंदर। देखिए, अब देखो, ये यूपी गवर्नमेंट, आपको पता है ना कि वहाँ पे भी उस टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि आधा भारतीय चलाएंगे और उस तरह से आज़ाद होने से पहले भी आपकी अलग अलग गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई थी। तो यूपी गवर्नमेंट ने या फिर यूनाइटेड प्रोविंस था, उन्होंने क्या किया कि आपका को अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है यूपी के अंदर, मेन बात ये थी। तो उन्होंने ये कहा कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से है कि लोगों को डिग्री तो मिल रही हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन पर्पज़ ऑफ एजुकेशन ये थोड़ी है, हम कुछ तैयार ही नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कुछ सजेशन दिए। पहली बात तो उन्होंने पहला सजेशन दिया कि सेकेंडरी स्टेज पे भी, अभी हमारा पिछले उसके अंदर सजेशन हुआ था कि मिडिल स्टेज पे डाइवर्सिफाई करो, इन्होंने कहा सेकेंडरी पे भी करो। और फिर इन्होंने कहा इंटरमीडिएट स्टेज होती है उसको हटाई दो, हमें चाहिए ही नहीं है। और जो आपकी आपका 1 साल से बढ़ा दो सेकेंडरी स्टेज को, सेकेंडरी स्टेज को 1 साल से बढ़ा दो। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग है वो यहाँ पे भी दो। ठीक है, और वोकेशनल ट्रेनिंग इनफैक्ट प्राइमरी के अंदर से ही स्टार्ट कर दो, जिससे बच्चे शुरुआत से ही आ जाएं वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो डिग्री कोर्स है उसको मिनिमम 3 साल का कर दो, 1 साल बढ़ा दो उसको, पहले 2 साल का होता था, अब उन्होंने बढ़ाया और उन्होंने कहा कि 3 साल का कर दो इसको। तो ये वाली चीज़ थी। ठीक है, फिर आपका आता है एबोट रिपोर्ट। एबोट रिपोर्ट क्या कहती है, देखो अब ये आया कैसे। एक्चुअली ये 2 लोग थे, एबोट एंड वुड। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी एजुकेशन ने एक आप ये कहेंगे कि एक प्रण लिया था, ये जो भी था वो 1935 के अंदर आया एक चीज़, मतलब रेजोल्यूशन टाइप था। ठीक है, फिर 1936 में इनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि भैया देखो ना दिक्कत क्या आ रही है यहाँ वोकेशनल एजुकेशन के अंदर, जो दिक्कतें आ रही हैं उनको आप देखो, उनके ऊपर पता नहीं इंडिया के अंदर वोकेशनल एजुकेशन पीछे क्यों जा रही है, कोई लेने को तैयार ही नहीं है या वो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रही। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, आते हैं। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। इन्होंने रिपोर्ट उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें हुई, प्रॉब्लम थी जो वोकेशनल एजुकेशन में उसके बारे में। ठीक है, इन्होंने कहा कि आप एक साथ मत दो, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप प्राइमरी स्कूल के अंदर ही पढ़ा रहे हो उनको अलग से वोकेशनल, और उनको लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे। ये सेम वैसे ही था कि जैसे मान लो आप क्लास में बैठे और हिंदी इंग्लिश को आप ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो, मैथ साइंस के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो, तो ये ऐसे ही था। तो वोकेशनल के ऊपर कोई बच्चा ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बाकी सब्जेक्ट्स देखता था। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप एक हायरार्की बनाओ अलग से जो पैरेलल में हो एजुकेशन सिस्टम पे, जैसे कि पॉलिटेक्निक आ गया है ना। तो ये पॉलिटेक्निक है, ये था, ये उसी टाइम पे आपके एग्जिस्टेंस में आया था। इसी तरह से एग्रीकल्चर के लिए हाई स्कूल्स बनाओ, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो, तो बिल्कुल अलग बनाओ जहाँ पे स्पेशलाइज्ड वही बच्चे आए और उनको आप वही करोगे। ठीक है, तो ये वाली ये बात की गई थी और पॉलिटेक्निक तभी आया था। आपने देखे होंगे पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूशन अभी भी हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर आपकी आती है जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट 1937 में, जिसको आपको वर्धा स्कीम भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता था। अब जब आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई थी तो उसके अंदर 2 दिसंबर 1937 को एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन हुई। कहाँ हुई? वर्धा में हुआ, इस वजह से उसको वर्धा स्कीम भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो सातों प्रोविंस से उनके लोग आए थे। तो उसमें जो महात्मा गांधी जी ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था फ्री और कंपलसरी एजुकेशन करो पहले 7 साल तक। 7 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन रहनी चाहिए, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहना चाहिए, उसका होना चाहिए मदर टंग। आए समझ में? फिर उसकी जो कहा गया, उसके बाद में उसकी एक कमेटी बनी। ठीक है, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसी वजह से इसको वर्धा स्कीम भी कहा जाता है, बेसिक एजुकेशन को वो भी कहा जाता है। तो ये था। तो अब उसके अंदर क्या बातें आई, सीधा सीधा इन्होंने बात करी वर्क सेंट्रिक एजुकेशन की। एजुकेशन ऐसी हो जिसके अंदर
बेसिकली स्कूल के अंदर भी अगर मान लो कुछ काम हो रहा है, मान लो इन्होंने इस तरह की बातें हुई थी कि भाई स्कूल के अंदर ही बागान होना चाहिए जिसमें से बच्चे, अगर मान लो उनको खाना देना है या फिर टीचर को खाना करना है तो बागान हो, उसी में से सब्जी तोड़े, उसी के अंदर से वो, जिसमें बच्चों को एक्चुअली बागान में काम करना सिखाया जाए कि काम कैसे हो जाता है, सब्जी फल कैसे उगाए जाते हैं, या बाकी जो जितनी चीज़ें हैं। मेज़ है तो मेज़ बच्चों को बनानी आनी चाहिए जिससे वो काम हो। अगर स्कूल को मेज़ चाहिए तो बच्चे बनाएंगे टीचर्स के साथ मिलके, और स्कूल हमारे सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है, बच्चे ही काम करें, बच्चे ही बनाएं, सब कुछ हो। तो ये वर्क सेंट्रिक थी। और उनका एक तरह से जो शिक्षक है, शिक्षकों को किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े अपने पैसों के लिए, वो स्कूल से ही जो भाई मान लो मेज़ वगैरह बन रही है उनको बेच के कमाएं पैसे, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें थी, ये था कि मैनुअल और प्रोडक्टिव वर्क था ना, उसके ऊपर फोकस किया गया। मेन आप ये कह सकते हैं स्कूल को एक तरह से मिनी आप कहेंगे कि फैक्ट्री की तरह यूज़ किया जाए, कि जहाँ पे बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना श्रमदान भी कर रहे हैं, और उसी से बच्चे को काम करना आ भी रहा है और स्कूल भी बेहतर चल पा रहा है। इन चीज़ों के बारे में बात की गई थी, ठीक है, वर्धा स्कीम के अंदर। फिर आपका आ जाता है सार्जेंट रिपोर्ट आ जाती है, ये आपकी डीलिंग द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये जो चीज़ है ना, ये सार्जेंट रिपोर्ट ये मानी जाती है कि इंडिया की पहली ऐसी वो थी जिसमें हर एक स्टेज के बारे में बात की गई, स्कूल सिस्टम के बारे में बात की गई, स्कूल के अंदर प्री प्राइमरी, प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, सब के बारे में बात की गई थी, और ये पहला ऐसा था, ठीक है। अब इसके अंदर था फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी जिसने ऑल स्टेजेस कवर की। प्री प्राइमरी उन्होंने कहा कि 3 से 6 साल होने चाहिए, जिसके अंदर आपका यूनिवर्सल और कंपलसरी फ्री एजुकेशन हो, ठीक है। बेसिक एजुकेशन को उन्होंने 2 जगह बांटा, एक तो 6 से 11 में जिसको वो कह रहे थे जूनियर बेसिक, और एक थे 11 से 14 में जिसको कहा गया था सीनियर बेसिक। जो जूनियर बेसिक था उसके अंदर रेशो रहेगी 30:1, और जो सीनियर बेसिक था स्टूडेंट टीचर रेशो वो रहेगी 25:1। 2 तरह के स्कूल उन्होंने बात की, जिसमें पहला था आपका एकेडमिक और टेक्निकल, जैसे कि पहले बताया भी था, है ना, उस तरह के बारे में बात की गई थी। मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा हाई स्कूल में मदर टंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। डिग्री कोर्स रहेगा 3 साल का। लिक्विडेशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी इन 20 ईयर, 20 साल में एडल्ट लिटरेसी आ जानी चाहिए, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी करा गया। उसके बाद में उन्होंने इम्प्रूवमेंट, सैलरी स्केल जो टीचर्स का था उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कहा गया, ठीक है। ये आपका कोड था, ये कोड देख लेना। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम सेकंड। तो इसके अंदर पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर देखा जाए, यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद कौन कौन से एजुकेशन कमीशन आए, कमिटीज़ आई, तो राधाकृष्णन मुदलियर, ठीक है। फिर आपका वुमेंस एजुकेशन के लिए दुर्गाबाई देशमुख की कमेटी आई थी, कोठारी आयोग आया, यशपाल कमेटी आई। जब तक ये बुक छपी थी तब तक 2 नेशनल पॉलिसीज़ आई थी, अभी 3 हो चुके हैं। कौन सी आई है? लेटेस्ट 2020 के अंदर आई है, ठीक है। उससे पहले 1968 में आई थी और 1986 के अंदर आई थी, ठीक है। अभी तक हमारा 1986 की पॉलिसी के हिसाब से चल रहा था। और NPO, ठीक है, POA प्लान ऑफ एक्शन था जो 92 में आया था उसके हिसाब से, ठीक है। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन का 8 साल तक क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आर्टिकल 45 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की कि हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलाया जाए जब तक वो 14 साल के होते हैं। और ये हमारा जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके 10 साल के अंदर उन्होंने कहा था कि 10 साल के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक तरह से ये चीज़ डाली गई थी, ठीक है, जो कि पूरी नहीं हुई, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। तो सबसे पहले हुआ था राधा कृष्णन कमीशन, जिसको मेनली हमारा कहा जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिससे आपकी UGC बनी थी, ठीक है, UGC बनी थी। और इसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव आए थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर किस तरह से काम किया जाए। तो बेसिकली राधा कृष्णन आयोग किस चीज़ के लिए था? यूनिवर्सिटीज़ के लिए था, और इसके तहत ही आपका UGC जो आज काम कर रहा है वो बना था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्होंने 2-3 चीज़ों के ऊपर मेन बात की थी। ये इसके जो मेन थे, जो आप हेड कहेंगे, ठीक है,
वो मुदलियर थे, इस वजह से इसको मुदलियर कमीशन कहा गया। इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर एग्जामिन करने की कोशिश की कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर इनके कुछ वो थे कि टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, दो अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन हो, जैसे कि आज भी होता है। क्या एक तो आफ्टर 12th हो जिसके अंदर करवाया जाएगा, उसके बाद में आप आफ्टर 12th सेकेंडरी टीचर के होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद में होंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होंगे। एक तो प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग होगा जो आफ्टर 12th होगा, और एक सेकेंडरी के लिए रहेगा जो 1 साल का रहेगा आफ्टर ग्रेजुएशन, जिसको बाद में 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, जो कि बाद में बढ़ा भी अभी रिसेंटली 2011-12 के अंदर बीएड 2 साल की हुई है, वरना 1 साल की होती थी, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये था आपका कि प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूट थे, ये डीएलएड और बीएड का सिस्टम एक तरह से ये उस टाइम पे शुरू हुआ था। उस टाइम पे कहा इसको और कुछ जाता होगा। इसी हिसाब से इन्होंने फ्री ट्रेनिंग विद रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ के बारे में भी बात की थी। और वहीं ये बात हुई थी कि भाई वहाँ जब ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, वहाँ पे आपका रिसर्च वर्क भी किया जाएगा टीचर्स के द्वारा। ठीक है, या जो वुड बी टीचर्स होंगे उनके, जिससे कुछ नई चीज़ें निकल के आएँ। ठीक है, फिर आप क्या आता है नेशनल कमेटी ऑन वुमेंस एजुकेशन 1958 में, जिसको दुर्गाबाई देशमुख कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1949 में। ये कमेटी कब बनी थी? 1958 में। को एजुकेशन के बारे में बात की गई थी इसमें। मिडल स्कूल स्टेज में और हायर एजुकेशन में इसने कहा कि आप अलग बना दो। ठीक है, जब आप अलग बनाओगे तो फिर जो लड़कियां होंगी वो और ज़्यादा आएंगी पढ़ने के लिए। तो मिडल स्कूल स्टेज तक को एजुकेशन रहे, फिर बाद में सेपरेट इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए। ठीक है, डाइवर्सिफाई करिकुलम दिया जाए जो गर्ल्स को सूट करे, और उनको जो ट्रेनिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियां हों वो टीचर्स बने, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए जिससे बेहतर रहे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा आ गया था कोठारी कमीशन। अब देखिए इसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो भारतीय सरकार बड़ी दुखी थी कि इतने सारे कमीशन ला रहे हैं, इतने सारे आयोग आ गए, जो भी चीज़ें आई, लेकिन फिर भी अभी एजुकेशन सिस्टम इंडिया का इतना ज़्यादा ऊपर उठा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार हम एजुकेशन कमीशन ही बैठाते हैं। स्पेशली एजुकेशन कमीशन बैठाया गया, जिसके जो मेन हेड थे वो थे कोठारी। ठीक है, जिसके बेस में बाद में इसी के बेस पे 1968 की जो पॉलिसी आई, जो पहली पॉलिसी आई, वो कहीं ना कहीं यहीं से आई थी। ठीक है, इसी के बेस पे आई थी। तो इसने टोटल 12 टास्क फोर्स आपकी करी थी कि 12 जो एरियाज होंगे, एग्रीकल्चर होगा, बाकी जो चीज़ें होंगी, इन 12 एरियाज़ के ऊपर फोकस करेंगे और डिटेल में फोकस करेंगे। तो 7 वर्किंग ग्रुप भी बनाए इन्होंने। ठीक है, और साइंस को इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। ठीक है, सूपा भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, वोकेशनल एजुकेशन इसके अंदर शुरू की गई। अब इससे पहले क्या होता था कि अलग अलग जगह कहीं तो 10+ 10वीं तक हो रही है, किसी जगह की 10वीं बराबर होती थी, किसी जगह की 12वीं के बराबर। तो इस तरह की ये चीज़ें थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, कॉमन स्कूल सिस्टम लेकर आओ, 10+2+3 सबसे पहले इन्होंने बात की गई थी। हालांकि वो कब आया वो हम आगे बात करेंगे, 1986 की पॉलिसी के बाद वो जो चीज़ें थी वो आई। लेकिन जो शुरुआत में बात थी कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए हर जगह, वो था 10+2+3 का, वो बात की गई थी इनके द्वारा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा था इन्फॉर्मेशन देना है, जो रिलीजियंस है अलग अलग वर्ल्ड के, उनको अलग तरह से बताना है। ग्रुप्स में साइलेंट मेडिटेशन होना चाहिए। फ्री एजुकेशन के बारे में इन्होंने भी बात की। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था त्रिभाषा सूत्र या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कि भैया मदर टंग दो आप प्राइमरी लेवल पे, रीजनल और सेकेंड लेवल पे आप जो क्षेत्रीय भाषाएं होंगे वो उसका यूज़ आप करेंगे। मतलब मदर टंग का लेवल का यूज़ आप हर जगह करोगे। हिंदी इंग्लिश तो आप पढ़ा ही रहे, साथ में आप मदर टंग को भी एक तरह से आप वैल्यू दो। ठीक है, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, क्वालिटी टीचर एजुकेशन, इसके बारे में बात की गई थी। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। फिर आपका आ गया यशपाल कमेटी आई थी 1992 में। ठीक है, इसमें आपका रिड्यूस एकेडमिक बर्डन उनका हो जो वो घटे। प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइज टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एंड एजुकेटर्स, कि डिसेंट्रलाइज करो ना, कि एक टेक्स्ट बुक बना दी जाती है, उसके अंदर आप टीचर्स को भी लेके आओ, उनकी भी भागीदारी कहो। ठीक है, कोई टेस्ट या कोई इंटरव्यू नहीं होना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए। और जो ये बैग थे
नो हैवी बैग, ये तो आपका कई बार एग्जाम में बहुत जगह क्वेश्चन आता है कि हैवी बैग के अगेंस्ट में कौन सी कमेटी ने बात की थी। वो यशपाल कमेटी थी 1992 में। उन्होंने कहा था कि बच्चों को नीड नहीं होनी चाहिए कि वो बुक्स परचेज करें और उनको डेली घर पे लेकर जाए, नहीं, इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि उनके बस्ते भारी ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसी में ये बात भी की गई थी कि भाई जब वो कैसे होगा, वो कि आप होमवर्क मत दो, प्राइमरी क्लासेस में होमवर्क होना ही नहीं चाहिए, और अगर आप सेकेंडरी और अपर क्लासेस में भी होमवर्क दे रहे हो तो वो नॉन टेक्सुअल होना चाहिए। टेक्स्ट बुक अवेलेबल ऑन रोटेशन बेसिस, रोटेशन बेसिस में अवेलेबल करवाओ। रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में होना चाहिए। हिस्ट्री सिलेबस होना चाहिए जिसमें 6ठी से 8वीं तक फ्रीडम स्ट्रगल और पोस्ट इंडिपेंडेंस इन बारे में बात की जाए। एजुकेशन कमेटी बनाई जाए विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और रैंक अटेंड इन स्कूल ग्रेडिंग। देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इन्होंने कहा कि हम देखेंगे कैसे कि प्राइमरी एजुकेशन बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है, तो इन्होंने कहा रैंक वगैरह से देखी जाएगी। स्कूल ग्रेड में रैंक जो बच्चों को प्राप्त होगी, उनकी परसेंटेज अटेंडेंस कितनी है, समझो इस चीज़ को भी, अटेंडेंस के ऊपर भी बात की गई थी। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट और जो आपकी पढ़ाई वगैरह चल रही है वो किस तरह से हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं NP 1968 हमारी। अब देखो ये 3 आ चुकी हैं बेसिकली देखा जाए। ठीक है, इसमें जो आपकी लेटेस्ट, ये तो 2020 वाली तो इसमें नहीं है, लेकिन ये बस बताने के लिए कि भैया 68 में आई है, 86 में आई और 2020 में आई है। तो 68 में जो आई वो आई थी रिकमेंडेशन कोठारी आयोग के हिसाब से, मैंने आपको बताया था। इसमें फिर क्या क्या किया गया, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 14 साल तक के बारे में बात की गई है। ठीक है, जो एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के ऊपर बात की गई है, 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर बात की गई है। मतलब कोठारी आयोग के जो रिकमेंडेशन थी ना, वो काफ़ी हद तक इन्होंने मान ली थी। फिर आपका लिटरेसी और एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात थी वो। फिर लो कॉस्ट टेक्स्ट बुक आपकी बनाने के ऊपर बात की गई थी। गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर बात की गई थी। पार्ट टाइम एजुकेशन भी हो, कोरस्पोंडेंस एजुकेशन जो थी आपकी, जो बात की गई थी कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में, कि जो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन थी वहाँ के बारे में बात की गई थी। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, इसके बारे में बात हुई थी इसके अंदर। ठीक है, मेनली यही चीज़ें थी। ठीक है, फिर आपका आ जाता है 1986 का, जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया प्लान ऑफ एक्शन के द्वारा 1992 में। अब से शुरू हो गया था। देखो ये वाली चीज़ रिकमेंड कर दी थी किसने, कोठारी ने। ठीक है, लेकिन ये 1968 की पॉलिसी के अंदर ये नहीं हुआ। ये 1986 में जाके शुरुआत हो गई थी इसकी कि हाँ भाई आइए। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका क्या होता है, 10 कोर एलिमेंट्स थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के, एनसीएफ के, जो कि बाद में एनसीएफ बना कब, 2005 में जाके बना था इसका, समझो 1986। फिर बाद में उसको मॉडिफाई भी कर दिया गया और एनसीएफ आ रहा है 2005 में। ठीक है, जिसमें आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, या फिर प्रमोशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ये तो नॉर्मल चीज़ें थी, ये पिछले वाले के अंदर भी थी। एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के ऊपर इसमें ज़्यादा बात की गई थी। ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL लेके आए थे कि इतने लेवल तो कम से कम हो ही हों। जैसे अब की बार 2020 के अंदर क्या किया गया है, इसमें लक्ष्याज लिए गए हैं। ठीक है, लक्ष्य हैं, FLN के लक्ष्याज हैं, फाउंडेशन लिटरेचर न्यूमरेसी। तो इसी तरह से वहाँ पे MLL थे कि मिनिमम वो तो हो। इसी के अकॉर्डिंग नवोदय स्कूल्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, नवोदय स्कूल की स्थापना भी तभी की गई थी। SCERT, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, SCERT होना चाहिए ये। और डाइट्स की स्थापना भी तभी की गई थी। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात किया था, और अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन के अंदर कि भैया पढ़ा के चले गए, इस तरह का कोई मतलब थोड़ी है। अब आपका रिजल्ट वगैरह और ये जो होगा ये भी आपका देखा जाएगा। ठीक है, कंसर्न फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए क्या कंसर्न थे देखिए, एक सेकेंड। तक कंसर्न था कि लो एनरोलमेंट था, बच्चे ही बहुत कम आ रहे थे, फिर जो आ भी रहे थे वो चले जा रहे थे, टीचर्स थे हमारे पास ट्रेंड नहीं थे, स्टूडेंट टीचर रेशियो थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी नहीं थी, ICT वगैरह का तो था ही नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट था ही नहीं, उनको लग रहा था कि ऐसी बोर्ड पे हम सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी थी, अर्बन रूरल डिस्पैरिटी थी, ये बहुत सारी चीज़ें थी, रीजनल डिस्पैरिटी थी, जेंडर डिस्पैरिटी थी। तो वो बहुत चीज़ें थी जो प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। ठीक है,
तो चलिए, फिर आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ 8 ईयर। 8 साल के लिए आपका क्या स्ट्रक्चर था? प्री प्राइमरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ये करा गया, ठीक है, जिसको अब हटा के क्या कर दिया, बाल वाटिका कर दिया गया है, ठीक है। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। अब यहाँ जो थी 3 साल वाली जो चीज़ थी, 3 से अब 6 साल तक कर दिया गया। प्राइमरी एजुकेशन जो ये 5 साल से थी, अब ये कब से शुरू हो गई थी, ये 6 से, हाँ 6 साल है, यहाँ पे भी 6 साल है, ठीक है। एंट्री लेवल है जो बीच में चेंज हो गया था, ठीक है। 5 साल का बच्चा आपका स्कूल के अंदर आ सकता था, अब नहीं है। अब 6 साल से बच्चा क्लास फर्स्ट में आएगा ही नहीं आएगा, इस बात को ध्यान से समझ लेना। तो ये संरचना है बेसिकली। ये 3 साल का था, ये 5 साल का था। अपर प्राइमरी हमारी 3 साल की थी, सेकेंडरी 2 साल की थी और हायर सेकेंडरी 2 साल की थी। ये 3 साल गलत लिखा हुआ है, ठीक है, 2 साल की थी। अब हमारा टोटली अगर आप स्कूल सिस्टम के अंदर देखेंगे तो क्या कर दिया गया है, स्कूल सिस्टम के अंदर हमें किया गया है 5+3+3+4, ठीक है, कि यहाँ एक तरह से पढ़ाया जाएगा, 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 ठीक है। जो NEP या NP 1986 थी, वहाँ पे 10+2+3 था। पहले 10 साल एक तरह से पढ़ाओ, फिर 2 साल एक तरह से पढ़ाओ, फिर 3 साल एक तरह से पढ़ाओ। इसके अंदर आपका क्या नाम था, ये जो यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन था वो भी इसके अंदर ही ऐड किया गया था, लेकिन यहाँ केवल स्कूल सिस्टम के बारे में बात की गई है। उसको 4 हिस्सों में बांटा गया स्कूली एजुकेशन को, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये चीज़ है, ये आपको पता ही होगी। चलो, फिर आपका आता है NCF आता है 2005 के अंदर, जो आपका NP का जो फ्रेमवर्क था उसको प्रपोज किया था, उसके अंदर ही कर रहे थे, ठीक है। NCF कब कब आए हैं समझो। NCF आपका आया था 75 में, 88 में, 2000 में, लेकिन 2005 में उसको और रिफाइन करके लेकर आया गया, ठीक है। तो ये चौथा NCF था आपका, और इसके बाद में 5वां NCF आया है अभी 2020 की पॉलिसी के बाद में, जिसमें अलग अलग NCF आ रहे हैं। पहला NCF आया NCF FS, ठीक है। NCF FS कब आया, 2022 में आया, फाउंडेशनल स्टेज के लिए। फिर आया NCF SC, स्कूल एजुकेशन के लिए जो NCF था। SC मतलब स्कूल एजुकेशन, FS यानी कि फाउंडेशनल स्टेज। तो FS आया 2022 के अंदर, 2020 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। 2023 के अंदर आया SC, 2023 के अंदर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें थी, जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई कि भाई आप अच्छा, आपका ये NCF था, ये किसके ऊपर बेस्ड था, कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी के ऊपर, ठीक है। तो ये मेन चीज़ थी। इसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं ये आपने बहुत ज़्यादा पढ़े ही होंगे जब आपने सीटेट वगैरह की तैयारी की होगी। इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं कि कनेक्ट करो स्कूल को बाहर से, रटंत प्रक्रिया से बाहर निकालो, जो करिकुलम होना चाहिए वो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक होना चाहिए, और एग्जामिनेशंस को लचीला करो। ये पूरी तरह आज भी लागू नहीं हुआ है, इसी वजह से नए जो NCF है उसके अंदर भी इस तरह की बातें की गई हैं। अब इम्प्लीकेशन क्या थी, RT आया था, RT के अंदर क्या क्या बातें हुई। RT के अंदर देखो 200 घंटे इन्होंने कहा करिकुलम ट्रांजैक्शन आपका 200 घंटे का होना चाहिए। क्लास सेकंड तक आपका कोई होमवर्क ना दिया जाए, ठीक है। जो यशपाल कमेटी थी वो प्राइमरी में ही कह रही थी कोई होमवर्क ना दिया जाए। फिर इन्होंने कहा कि क्लास थर्ड में 2 घंटे का दिया जाए, ठीक है, सप्ताह में 2 घंटे का दिया जाए। मिडिल स्कूल में आपका 3rd से 5th तक था, ये 3rd से 5th तक। फिर आपका था 1 घंटे का दिया जाए, यानी 5 से 6 घंटे जब आप 6ठी से 8वीं में हो जाते हो। और फिर आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में आपका 10 से 12 घंटे वीक में आपका दिया जाए। आया समझ में, इस तरह से, यानी 2 घंटे डेली होमवर्क दिया जाए, इस तरह से रहा है ये। चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, फंडामेंटल या एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। इसमें क्या क्या चीज़ें बात की गई हैं। बेसिकली इसमें आर्टिकल 45 के बारे में बात की गई है, यूई के बारे में बात की गई है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है, RT के बारे में बात की गई है, राइट ऑफ चाइल्ड के बारे में बात की गई है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हैं, किस तरह की ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके बारे में बात की गई है। तो इनके बारे में बड़े अच्छे से बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कल भी बताया था आपको कि जो ह्यूमन राइट थे वो 1948 में आए, और जो चाइल्ड राइट थे वो 1959 में आए यूनाइटेड नेशन के अंदर भी। और जो चाइल्ड राइट थे उसके अंदर एक बात की गई थी कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए हर किसी का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहली से आठवीं तक इन्होंने कहा कि पहली से आठवीं तक एलिमेंट्री एजुकेशन। अब समझो, एक होती है एलिमेंट्री एजुकेशन, एक होती है प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो होती है पहली से पाँचवीं, और एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है, वो होती है पहली से आठवीं। दोनों में फ़र्क है। जब आप डीएलएड करते हैं तो आप एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा आपको मिलता है, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मिलता है। इसीलिए आप पहली से आठवीं तक पढ़ाते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ स्कूल में जहाँ पे छठी से आठवीं तक, कुछ स्टेट में जहाँ क्लासेस है वहाँ अलग से जो ये डीएलएड वाले स्टूडेंट्स होते हैं इनको मौका दिया जाता है, छठी से आठवीं तक आप आके पढ़ा सकते हैं जब आपका सीटेड लेवल 2 क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए, आर्टिकल 45 में क्या है, दोबारा आ गया कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन है, और ये किसका काम है, स्टेट को दिया गया है ये। हालांकि आपका जो एजुकेशन है वो किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, लेकिन आर्टिकल 45 में ये स्टेट को कहा गया है कि भैया ये आपको करना है। और कब तक करना था, पहले 10 साल में करना था, ठीक है। अचीवमेंट क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण था इसका कि आर्टिकल 45 दे दिया फिर भी नहीं हो पाया, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था, पॉवर्टी इतनी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट था, कम्युनिकेशन गैप था, लोगों तक पहुंची नहीं बात, मोटिवेशन भी नहीं था, ड्रॉप आउट भी था, ठीक है, बीच में ज़्यादा हो जा रहे थे, जो आ रहे थे वो या तो फेल हो जा रहे थे, रह जाते थे इस तरह से, क्योंकि ध्यान नहीं देते थे। जेंडर बायस था, ठीक है, जेंडर बायस की वजह से लड़कियां तो पहुंच ही नहीं पा रही थी स्कूल में, ठीक है। अवेयरनेस और इग्नोरेंस ये बता ही दिया था। लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन लाइफ में भी स्टेबिलिटी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बाढ़ आ जाती थी, ये हो जाता था, तो उन सारी चीज़ों से गुजरे हैं। या फिर अगर आप देखोगे तो भाई इंडिया के बहुत सारे युद्ध भी लड़े इंडिया ने, बहुत सारी चीज़ें हुई, बीच में इमरजेंसी आ गई, तो हर एक चीज़ की वजह से एजुकेशन हमारी हमेशा हाशिए पर रही, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। फिर आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसमें मेनली हमारे 3, आप ये कह रहे हो कि 3 किए गए, ठीक है, 3 चेंजेस हुए। 3 चेंजेस कौन कौन से हुए, पहला था इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 20A, ठीक है, 21A। 21 पहले था जो नॉर्मल था, उसमें हमारा 21A ऐड किया गया जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब देखो, पहले हमारा जो बेसिकली आपको पता होगा पार्ट 3 में क्या आता है हमारा, है ना। तो इसमें हमारा क्या था कि जो ये हमारा आर्टिकल 21 था, ये था लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार। तो जीने के अधिकार में ही ये जोड़ा गया, 21A ऐड किया गया। तो पहला चेंज तो ये हो गया, ठीक है, जिससे आपका आप फंडामेंटल राइट बन गया, क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर जोड़ा गया है, तो अब ये फंडामेंटल राइट बन गया। पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, पहले आपका आर्टिकल 45 में कहा गया था कि भाई आप क्या करेंगे, आप है ना स्टेट्स को कह देंगे। अब इन्होंने आर्टिकल 45 को हटा दिया, आर्टिकल 45 में अब सब्सटीट्यूट कर दिया, उन्होंने कहा कि 6 साल तक आप जो अर्ली एजुकेशन है, अब ये काम है आपका, ठीक है। अभी तक ये कह रहे थे स्टेट का ये काम है, स्टेट ये करेगा, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, अब बहुतेरा हो गया, बहुत हो गया, अब हमें फंडामेंटल राइट देना पड़ेगा बच्चों को। तो अब जब राइट ही दे दिया, तो अब स्टेट को दूसरा काम दे दिया, उन्होंने उनको कहा कि 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन आप संभालो, ये तो अब फंडामेंटल राइट ही बन गया है। फिर उसके अंदर आर्टिकल 15(1)(a) में पहले क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 होती थी, फिर उसको 11 कर दिया गया। तो 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, वो आपकी जोड़ी गई कि अब ये आपके पेरेंट्स का भी है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, आप इसके लिए ओब्लाइज्ड हो, आपको करनी पड़ेगी ये चीज़ें। तो ये 3 मेनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुए, तो उसमें 3 चीज़ें थी। मैं दोबारा बता रहा हूँ कौन सी 3 चीज़ें हुई। एक तो फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया 21A के अंडर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ चेंज की जाए, तो आर्टिकल 21A में चेंज हुआ था, 21 में मतलब 1A को ऐड किया गया था, 45 को चेंज किया गया था, यानी कि उसको दोबारा लिखा गया, उसको मिटा के, ठीक है। फिर आपका जो 51A ऐड कर दिया गया, ठीक है, पहले 10 ड्यूटीज़ होती थी, अब 11 ड्यूटी होती हैं, तो ये कर दिया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को आपको शिक्षा के अवसर प्रदान करने हैं। अब इसी बेस पे जब ये बन गया, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। अब ये कब आया था, 2002 में ये अमेंडमेंट हो चुका था, 86वां अमेंडमेंट 2002 में हो चुका था उसके बाद में। इसीलिए तो आप देखेंगे कि जो आपका
फाइव ईयर कमीशन था उस टाइम पे भी स्कूली एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। फिर आपका राइट टू एजुकेशन आया 2009 के अंदर। अब ये कब था, ये आपका पास कब हुआ था, ये पास हुआ था 26 अगस्त 2009 को। और लागू कब से हुआ, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये राइट टू एजुकेशन हर किसी को होना चाहिए, और ये जो सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्रेम हो चुका था। छत्रपति साहू महाराज ने कोल्हापुर स्टेट में, महाराष्ट्र में 1902 में ये कर दिया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया में हुआ है। उसके बाद में अलग अलग आयोग वगैरह ने भी इसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। इसी तरह से विट्ठल भाई ने भी प्राइमरी एजुकेशन में कंपलसरी म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ बॉम्बे स्टेट में 1918 में इसको कर दिया गया था, ठीक है। और आपका वर्धा कमेटी वगैरह ने भी इसके बारे में बात की गई थी। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि इसके बारे में बात हो ही चुकी थी। तो इंडिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया 1959 में जो आपका बच्चे का जो राइट ऑफ चाइल्ड के जो डिक्लेरेशन हुआ उसके अंदर साइनिंग पार्टी है, ठीक है। और जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन है जो 1974 में था, इंडिया ने वो भी अपनाई है, ठीक है। चलिए, 1974 में नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन 1974 में ये भी इंडिया ने अपनाई। अब 1959 में जो राइट ऑफ चाइल्ड थे, जो मैंने आपको बताया कौन कौन से थे, अब उसके अंदर ये एजुकेशन भी एक राइट था, जैसे कि ये है, ठीक है। कौन कौन से राइट थे ये आप देख लो एक बार। टोटल 10 राइट थे। पहला था राइट ऑफ सर्वाइवल, फिर था राइट ऑफ हेल्थ एंड केयर, फिर था राइट टू द नेम ऑफ नेशनैलिटी, राइट टू द न्यूट्रिशन, राइट टू द एजुकेशन, राइट टू द प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन, जिसके ऊपर इंडिया के अंदर अभी पोक्सो भी बना हुआ है, ठीक है। फिर राइट टू द प्रोटेक्शन एंड नेग्लेक्ट, आपका राइट टू लिव विद पेरेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये सारे जो एक्ट थे, ये सारे जो राइट थे, ये 10 राइट 1959 से हैं बच्चे के लिए, ठीक है। राइट टू सीक द ट्रांसफ़र टू अनदर स्कूल इफ़ चाइल्ड वांट टू गेट ट्रांसफ़र। अब ये देखो आरटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई है, ध्यान समझो। आरटी के अंदर ये कहा गया कि भैया राइट आपको है बच्चे को कि अगर वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होना चाहता है तो वो हो सकता है। अगर किसी के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में कोई डिले हुआ तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए रहेगा, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन दिया जा सकता है। अगर किसी बच्चे के पास कोई एज प्रूफ नहीं है तो उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेने से मना नहीं किया जाएगा। फिर क्या है, देखो अब एक और बात बताता हूँ। ये जितने भी आरटी है ना, ये जब शुरुआत का जो ड्राफ्ट है उसकी बात है, उसके बाद में इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं आरटी के अंदर, ठीक है। उनके बारे में आगे बात करेंगे, अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर बात कर लेंगे कि आरटी के जो भी अमेंडमेंट आए हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आए हैं। जैसे अमेंडमेंट है, अभी जब बात हो रही है कि जो पुराने टीचर्स हैं उनको भी सीटेट करना पड़ेगा, तो ये आरटी का जो अमेंडमेंट 2016 था उसके अंदर आ चुका था ऑलरेडी, ठीक है। लोगों ने पढ़ा ही नहीं बस वो, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुराने जो टीचर्स हैं उनको भी करना पड़ेगा, उनको भी जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पूरी करनी पड़ेंगी। जिसमें एनआईएस ने डीएलएड तो करवा दिया 18 महीने का हर किसी को जो बिना डीएलएड के स्कूल में वर्किंग था, लेकिन किसी ने सीटेट की तरफ नहीं देखा, क्योंकि सीटेट जो ये टेट था ये भी तो एक इम्पोर्टेंट और एक सेकंड क्वालिफिकेशन था, ठीक है। तो वो चीज़ छोड़ दी थी। फिर ये कह रहे हैं कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन की वजह से किसी बच्चे को मना ना किया जाए स्कूल में आने से। स्कूल में आने के लिए किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, ठीक है। नो डिटेंशन पॉलिसी हुई, जिसको बाद में अमेंड किया गया आरटी 2019 में, और उसका बाद में फिर एक और वर्जन आ गया था 2024 के अंदर, 2024 दिसंबर में आया था, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, ये जो क्लोज था ये हटाया गया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे आरटी को बड़ा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स, क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें, ठीक है। स्कूल गवर्नमेंट के अंदर कितना होना चाहिए, एटलीस्ट जो मैनेजमेंट कमेटी हो उसके अंदर आपका 50% वीमेंस हों, ठीक है। इसी वजह से कोई भी आपका पीटीएम वगैरह होती है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। पीटीए कमेटी होती है, जो भी होती है, एसएमसी होती है, उसमें भी 50% वीमेन के बारे में बात की गई है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए जब स्कूल जाता है रिकॉग्निशन के लिए, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ है, मेरे ख्याल से ये तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं हो, सीसी लागू हो, सीसी इसी वजह से लागू हुआ था। नो डिटेंशन पॉलिसी थी, लेकिन 2019 में वो हटा दी गई थी। रूल्स ऑफ आरटी एक्ट क्या थे, रूल्स क्या थे, 8 पार्ट में आरटी को
बांटा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया जो स्कूल्स हों, नेबरहुड में स्कूल्स हों, वीकर सेक्शंस का भी एनरोलमेंट करवाया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए। अगर किसी स्कूल का कोई दिक्कत होता है तो उसकी रिकॉग्निशन तक रद्द कर दो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में या कंडीशन में और प्रोसीजर में अगर कोई स्कूल पीछे रहता है, सॉरी, कंडीशन या प्रोसीजर में अगर कोई स्कूल पीछे रहता है तो उसकी रिकॉग्निशन भी रद्द कर दो, ठीक है। एसएमसी वगैरह बनाओ। टीचर्स की क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम मापदंड रखे गए, जिसमें टेट भी एक था, ठीक है। फॉर डिटेल रीड पेज 2 ऑफ आरटी का पेज 2 पढ़ लीजिए, वो मैं आपको बता दूंगा अलग से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। प्रारंभिक वाक्य क्या था कि चाइल्ड क्या है, चाइल्ड एक्चुअली है 6 से 8 साल तक है, ठीक है। स्पेशल ट्रेनिंग आपकी हो, राइट है जब फ्री और कंपलसरी का, तो इसके अंदर क्या है कि जो बच्चे बाद में आए, थोड़े से बड़े हो गए और फिर वो आए हैं स्कूल के अंदर और अभी तक उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, मान लो 10 साल का बच्चा आता है, वो कहता पहली क्लास में मैं आऊँगा, तो आप उनको करोगे, लेकिन अब उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे उनका बच्चों को, और वो कहाँ पे होगा, अब ये जो मिनिमम पीरियड है ये 3 साल से होगा, लेकिन 2 साल से ज़्यादा की ट्रेनिंग नहीं होगी भाई, ऐसा थोड़ी उनको ट्रेनिंग ही देते रहोगे, उनको फिर स्कूल सिस्टम में भी लेके आओगे, और ये क्लासेस कहाँ चलेंगी, स्कूल में ही चलेंगी, और ये एकेडमिक अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव्ड होगा, जो कि दिया गया है सेक्शन 29(1) में, ठीक है। चलिए, अब ड्यूटीज़ क्या है, गवर्नमेंट को भी ड्यूटी दी गई है कि 1 से 5वीं का हर एक किलोमीटर के अंदर एक स्कूल हो, और 6 से 8वीं का हर 3 किलोमीटर में एक स्कूल हो। ट्रांसपोर्टेशन और रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए, और फ्री ट्रैवल पासेस दिए जाए लड़कियों को, ये वाली बात भी कही गई है, ठीक है। मेंटेनेंस, जो रिकॉर्ड हैं वो कौन से होंगे, मिड डे मील को इम्प्लीमेंट किया जाए। एसएमसी आपका जो स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, ये 3 साल का प्लान आप बनाएंगे, जैसे केवी में हर साल बनता है, इस तरह से आपका एक 3 साल का प्लान भी बनता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी स्कूल टीचर्स की, आरटी प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर नहीं कर रहे तो डी रिकॉग्निशन किया जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स, एसएमसी के अंदर, एसएमएस नहीं है ये, एसएमसी है भाई, एसएमसी के अंदर पेरेंट्स की भागीदारी होगी 75%, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जो भागीदारी रहेगी वो 75% रहने वाली है। इसके अलावा पीपल टीचर रेशो है वो आपको मेंटेन रखना है, कितना है वो भी आगे आपको बताएंगे। मॉनिटर करना है कि जो टीचर्स होते हैं उनको नॉन एकेडमिक ड्यूटीज़ है वो ना दी जाएँ। 2 ड्यूटीज़ को इससे बाहर रखा गया है, एक तो सेंसस, एक इलेक्शन ड्यूटी, और सेंसस ड्यूटी को टीचर मना नहीं कर सकता, ये तो करनी ही करनी है, बाकी जो ड्यूटीज़ होंगी वो हटा दी जाएंगी, ठीक है। टीचर्स की मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है, जिसमें क्या है, जैसे प्राइमरी के लिए मिनिमम डीएलएड रखा गया है और टेट रखा गया है, इसी तरह से जो अपर प्राइमरी के लिए है वो भी आपका बीएड और या फिर जो भी है डीएलएड भी उसके अंदर होता है, और आपका टेट रखा गया है, ये चीज़ है, ठीक है। उसके अंदर टेट 2 है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड, राइट ऑफ एजुकेशन प्रोटेक्शन एक्ट रेपा आया था, ये किया जाएगा, ठीक है। इसमें 3 तरह के राइट थे बेसिकली देखा जाएंगे। अब देखो क्या क्या चीज़ें थी, देखिए मेनली क्या चीज़ है, अगर मैं बताऊँ मेन आपको जो फ़र्क है वो ये चीज़ था कि भाई रेपा भी था, ठीक है। रेपा नहीं था, पहले क्या था कि अलग अलग कमीशन तो हुए थे, लेकिन जो चिल्ड्रंस राइट थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ हो नहीं रहा था कमीशन होने के बावजूद, तो ये रेपा लेके आया गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं जो चाइल्ड राइट जो मैं बता रहा था, अभी 3 तरह के होते हैं, तो ये कनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 3 तरह की राइट्स के बारे में बात की थी। पहले तो प्रोविजन ही हो कि भैया कोई राइट तो हो बच्चों का, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन सर्विस इसके बारे में हो। अब अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो उसका प्रोटेक्शन किया जाए, ठीक है, कि अगर किसी को नहीं दे रहे हैं तो प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें होंगी, यानी राइट्स को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहली बात तो राइट हो, बताया जाए कि आपका राइट है ये। दूसरा, अगर नहीं दिया जा रहा है तब आप क्या करेंगे, तो उसको प्रोटेक्शन राइट किया गया। फिर भागीदारी, ठीक है, कि फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट भी हो, बच्चों का पार्टिसिपेशन और वो सारी चीज़ें हो, तो ये सारी चीज़ें आप किया गया। इसी चीज़ को जिसको और कनेडियन ऑर्गेनाइजेशन ने 3 वे में बांटा, इन्होंने चाइल्ड राइट फॉर इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने 2 हिस्सों में बांटा था इसको, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि आपका इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट होंगे,
दो हिस्से कौन कौन से, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट और एनवायरमेंट कल्चर एंड डेवलपमेंटल राइट। अब ये जो एनवायरमेंटल कल्चरल और डेवलपमेंट राइट है, इसमें थर्ड जनरेशन राइट भी इनको कह दिया जाता है। ये कौन से, ये तो बेसिक राइट है, बेसिक ह्यूमन नीड है कि फूड हो, शेल्टर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ये तो पहले नंबर पे, ये तो आपका पहला हिस्सा करती है कि ये तो बेसिक राइट है। फिर आपके जो थर्ड जनरेशन राइट है कि राइट टू लिव इन स्पेस, हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू कल्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपके उन्होंने दूसरे हिस्से में बांट लिए गए थे। ठीक है, ये वाली चीज़ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अब आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ यूई। ये बड़ा सिंपल सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। एलिमेंट्री एजुकेशन का देखा जाए तो देखो दो अलग अलग लेवल हैं, एक तो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, एक स्टेट लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी डाइट, बीआरसी, सीआरसी काम कर रही है, वो किस तरह से काम कर रही है वो बता देंगे। ठीक है, नेशनल लेवल पे क्या है, आपकी एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी कहाँ बताती है, एनसीईआरटी से कुछ ना कुछ देख के एससीईआरटी सीखती है स्टेट लेवल पे। ठीक है, फिर आपका सीमेट है जो नेशनल लेवल पे नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो ये आपका होता है, इसका क्या फंक्शन है, क्या है, ये कहाँ का हेल्प करती है, बीआरसीज को कहाँ हेल्प करती है, सीआरसीज को कहाँ हेल्प करती है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, डाइट है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डाइट थी वो आपको टीचर्स को ट्रेन करेंगे। ठीक है, फिर बीआरसी सीआरसी लेवल होगा, इनको सबको देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार तो ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है उसमें आप कुछ ही चीज़ें याद कर लो, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या कब कब बनी है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च कब बना, आपका 1954 में बना। इंस्टीट्यूशनल ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस कब बना, 1954 में बना। NIBE, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन कब आया, 1956 में आया। नेशनल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सेंटर कब आया, 1956 में आया। फिर आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ जो आपका ICSE बोर्ड होता है, ये कब आया था, ये आया था 1959 में। ठीक है, तो चलिए फिर आपका आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन, 1959 में आया था। NCERT कब आया, 1 सितंबर 1961 में। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। NCERT के एम क्या हैं, 4 मेन एम हैं बेसिकली। क्वालिटी एजुकेशन दो, पहले तो एजुकेशन दो, ट्रेनिंग प्रोग्राम दो, एजुकेशन को बढ़ाओ, प्रसार करो, और कोई एजुकेशन की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको छोड़ो, मतलब उसको यूज़ करो, उसको करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ होती है, आया समझ में, उसको सोल्व करेंगे। फिर आपका होता है वेरियस बॉडीज़, NIE है उसकी क्या फुल फॉर्म होती है, CIT है ये इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। 5 हमारी RIE हैं। ठीक है, रीजनल जो NCERT के अंडर काम करते हैं, जहाँ पे बेसिकली आपका राई है, वहाँ पे आपका 5 ईयर या 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd भी होता है, वो भी आपको पता होगा। ठीक है, वो कहाँ है, अजमेर में है, भोपाल में, भुवनेश्वर में, मैसूर में और शिलोंग में है। ठीक है, शिलोंग कौन सा पार्ट को करेगा, ईस्टर्न पार्ट को शिलोंग करेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को भुवनेश्वर क्या करेगा, ईस्टर्न को करेगा। अजमेर आपका बेसिकली आपका नॉर्थ के अंदर हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, ये कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया। रोल ऑफ NCERT आपको बता ही दिया था। ठीक है, रिसर्च वगैरह करवाएंगे, स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन के अंदर बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा NCERT ने क्या किए, NIE और RIEs इस्टेब्लिश की थी, ये इन्होंने करा, और असिस्टेंस देंगे जब अगर कोई PhD वगैरह कोई कुछ कर रहा है तो उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए फंक्शन ऑफ NCERT देख लो भाई, ट्रेनिंग, रिसर्च और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आप देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें पढ़ाने की तो कोई दिक्कत कोई वो नहीं है। सेवा पूर्व और देखो प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग के अंदर फ़र्क क्या होता है, आपने DLED किया, ये किया प्री सर्विस। इन सर्विस ट्रेनिंग क्या है, जब आप टीचर लग गए फिर आप किसी ट्रेनिंग पे जा रहे हो, वो होता है इन सर्विस, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आपका SCERT आती है, जो काम आपका NCERT उस टाइम पे करती है, यहाँ पे SCERT करती है। SCERT 76 लोकेशंस में है। ठीक है, 36 लोकेशंस में, यानी कि स्टेट के हिसाब से बनाई हुई है। स्टेट और आपका जो जैसे दिल्ली है, दिल्ली स्टेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी SCERT है। ठीक है,
तो एजुकेशन है कंकरेंट लिस्ट में होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट इन सर्विस एजुकेशन के भी होता है, और आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्री सर्विस भी होता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ प्री सर्विस क्या होता है, जब आपका पहले आप करेंगे तो SCRT दोनों के अंदर काम करती है कि वो उनको भी देती है, जैसे DLED वगैरह कोर्स करवा रही है, और जो स्टेट के जो स्कूल्स होते हैं उनको भी इन सर्विस प्रोग्राम वगैरह करवाती है। डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो चीज़ें है ना, ये आप नाम याद कर लो, ये उसके अंदर पार्ट होते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। कौन कौन से पार्ट होंगे बेसिकली देखा जाए, SCRT के अंदर क्या क्या होंगे, डिपार्टमेंट होगा इन सर्विस एजुकेशन का, एलिमेंट्री एजुकेशन का, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का, ठीक है। एग्जामिनेशन और एडमिशन सेल होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन होगा। तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं, कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। SCRT के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ SCRT क्या है, एकेडमिक विंग होती है स्टेट एजुकेशन की, नेशनल एजुकेशन की एकेडमिक विंग कौन सी, NCERT होती है, ठीक है। ये स्कूल एजुकेशन को, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को और टीचर एजुकेशन को बढ़ावा देती है, कंट्रोल करती है और सुपरवाइज करती है। अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, टीचर एजुकेटर और हेड टीचर, ये सारी चीज़ें इनका काम था। SCRT जब आई तो उस टाइम पे फिर आपका MLL जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग थे प्राइमरी लेवल पे, वो भी ये देखती थी कि भैया ये पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फंक्शन क्या है ये आप देख लो। अभी क्या है कि जगह आपकी जैसे NCERT की बुक्स हैं, लेकिन SCRT अपनी भी बुक्स बनाती है, जैसे यूपी के अंदर, या फिर अगर आप 2007-8 से पहले जाएंगे तो SCRT दिल्ली की अपनी बुक्स आती थी, तो अब वो बंद हो रही हैं, अब NCERT की बुक है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी SCRT की बुक्स चलती हैं, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर आपका गाइडेंस, ओरिएंटेशन, ये जितनी चीज़ें होती हैं ये उसके फंक्शन होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये एक ऐसा है जो आपका विंग ऑफ SCRT है SSA के लिए, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो स्टेट बॉडीज़ ने अपना शुरू किया सीमेट, वो क्या था, द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होते हैं, हालांकि SCRT क्या है वो भी ऑटोनोमस बॉडी होती है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़। जैसे KV एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसे ही SCRT भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये सपोर्ट करती है इंस्टीट्यूशंस को। सीमेट का काम क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रसार करना, चलिए टेक्निकल सपोर्ट देना एजुकेशनल सिस्टम को, और जितनी भी आप इधर उधर से कोई रिसर्च आ रही है उसको एक कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब नॉलेज वो बढ़ाना बच्चों की, ठीक है। चलिए फिर डाइट्स है, डाइट्स का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। 1986 की पॉलिसी के बाद डाइट्स आई थी। स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, क्या क्या ब्रांच इनकी होती हैं, आपकी ब्रांच आप देख लो डाइट्स की। तो डाइट के अंदर बेसिकली 7 ब्रांच होती है, 7, जिसके अंदर प्री सर्विस होती है, आपकी वर्क एजुकेशन होता है, ठीक है। डाइट किसके अंदर काम करती है, डाइट काम करती है SCRT के अंदर, आपको पता होगा, है ना। तो उसी के अंदर अगर देखा जाए तो इनकी भी 7 ब्रांच है। 7 ब्रांच के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन कौन सी ब्रांच है, तो ये आप देख लेना। ये आप अपने स्कूल आपने डाइट जब की है तो आपने वहाँ पे भी ये देखी होंगी कि ET ब्रांच होती है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ब्रांच होती है, तो ये सारी ब्रांच होती है जिसका एक हेड होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं वो हेड होते हैं, ठीक है। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पे, वो आपका BRC CRC इनके बारे में होता है। ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, BRC होता है, ठीक है। BRC होता है 100 विलेजेस होती हैं इसके अंदर, BRC के अंदर, जिसके अंदर रोल क्या होता है, मिड डे मील वगैरह सही तरह से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, यूनिफॉर्म बच्चों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, NGOs वगैरह जो होते हैं इनसे बात करवाया जाता है। फिर आपका आता है क्लस्टर लेवल पे CRC, जब आपका आता है CRC क्या होता है, ये आपका आता है 8 से 10 स्कूल होते हैं। BRC में कितने थे, 10 स्कूल, 100 स्कूल थे, यहाँ पे 8 से 10 स्कूल होते हैं, ठीक है। CRC का जो हेडमास्टर होता है उसको पंचायत एजुकेशन ऑफिसर भी कहा जाता है रूरल में, और जो अर्बन एरियाज है उसको क्लस्टर एजुकेशन ऑफिसर भी कहा जाता है, ठीक है। जो CRCs होते हैं वो काम क्या करते हैं, फर्नीचर वगैरह स्कूल के अंदर होता है, जो सैलरीज वगैरह देनी होती है वो देते हैं, स्टेशनरी वगैरह दे देते हैं, इन सर्विस ट्रेनिंग आपको करनी होती है वो करवाते हैं, और जो सुपरविजन होते हैं स्कूल्स के वो करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी, और यहाँ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, और यहाँ हमने 501 ब्लॉक जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद।